नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अधिकारी वाला यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आधुनिक भारत। अब तक हम लोगों ने मराठा और उत्तरवर्ती मुगल देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह यूरोपीय कंपनी भारत में आई और व्यापार के माध्यम से भारत में आई, व्यापार का इरादा लेके भारत में आई और भारत में किस तरह वो काबिज हुई और किस तरह अंग्रेज लोगों ने अपनी सत्ता भारत में बनाई। प्रारंभ में क्या होता है कि आपको पता है कि 17 मई 1498 को वास्को डिगामा नामक एक व्यक्ति पुर्तगाली जो था भारत आया था। लेकिन इसके पहले की कहानी क्या थी? इसके पहले की कहानी ये थी कि एक व्यक्ति था, कोलंबस। वो भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन गलती से पहुंच गया वो वेस्ट इंडीज, दक्षिण अमेरिका की तरफ, साउथ अमेरिका की तरफ। और इस तरह वो असफल रहा। लेकिन वो असफल रहा नहीं, क्योंकि वो उसने दिशा गलत ले ली थी, इसलिए उसको इंडिया तो नहीं मिला, तो भी उसने वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। अब आगे एक राजकुमार थे, फर्डिनेंट। फर्डिनेंट स्पेन के। तो उन्होंने भेजा इसको, वास्को डिगामा को खोजो जाके। तो ये निकला और इसको एक अब्दुल मनीद नाम का व्यक्ति मिला, केप ऑफ गुड होप के पास, साउथ अफ्रीका में। और वहाँ से ये गया कालीकट, केरल के पास एक तट है, वहाँ पे राजा जमोरिन था उसके पास। और वहाँ से ये सामान लेके इसने व्यापार व्यापार किया, ऐसी कहानी है। फिर ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आया। ये पुर्तगाली था, 2 बार भारत आया और फिर इसकी मृत्यु भी भारत में ही हो गई थी। सबसे पहले भारत कौन आए? पुर्तगाली आए 1503 में। फैक्ट्री स्थापित की इन्होंने अपनी। डच, अंग्रेज, डेनमार्क और फ्रेंच, इन सबको आए, ये लोग साथ ही आए थे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि पुर्तगालियों ने भारत में कंपनियां की स्थापना नहीं की। फैक्ट्री का उस समय मतलब होता था गोदाम। गोदाम, ये गोडाउन कहते थे इसीलिए। हमारे लिए गोदाम था और ये पुर्तगाली सब था गोदाम, तो वही लाए थे ये। और यही गोडाउन हो गया। ठीक है। उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, डेनमार्क और फ्रेंच आए। पुर्तगालियों के अलावा सभी ने अपनी कंपनी स्थापित की। ठीक है, स्थापित की। इसके बाद अंग्रेज आए, डच आए, डेनमार्क वाले आए, फ्रेंच आए और स्वीडिश आए। इनका क्रम भी यही है, आप चाहे इनको देख लीजिए। डच को छोड़ के फिर अंग्रेज, डच, डेनमार्क, फ्रेंच ऐसे चलता है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें रहता नहीं है। आप सब लोग ये पहले चीज़ें पहली बार तो पढ़ नहीं रहे होंगे, मुझे पता है। आपका रिविजन ही एक तरह से हो रहा है ये, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं दिसंबर में सारे। पुर्तगाली, पुर्तगालियों में सिर्फ 3 प्रसिद्ध गवर्नर हुए हैं। पहला था अल्मीडा, 1505 से 9। इसकी खासियत ये थी कि इसने एक चीज़ चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। इन्होंने कहा कि सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग अधिकार करते हैं पानी पर। जब पानी पर अधिकार हो जाएगा तब कोई, क्योंकि उस समय क्या होता था कि पानी से ही व्यापार होता था, तो पानी पर, समुद्र पर अधिकार कर लिया तो आपने हर जगह अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि ब्रिटेन की नौसेना आगे चलकर बहुत शक्तिशाली हो गई थी। इसने एक सिस्टम चलाया, काफिला, करताज और अरमाडा नाम से। काफिला का मतलब होता था कि जब कोई जहाज प्रवेश करता था समुद्र में, तो उसको पुर्तगालियों के काफिला में शामिल कर लिया जाता था। उनसे एक करताज नाम का शुल्क लिया जाता था। और अरमाडा इनका सैनिक दस्ता होता था। क्या होता था? सैनिक दस्ता। सैनिक दस्ता होता था, इसमें शामिल कर लेते थे, सुरक्षा दी जाती थी कि आपको समुद्री लुटेरे नहीं लूटेंगे। इसके बाद अल्बुकर्क आया 1509 से 29 तक। इसने बीजापुर से गोवा छीना और भारत में इसकी राजधानी भी बनाई गोवा में, पुर्तगालियों के लिए। और पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी यही माना जाता है। स्थायित्व उसी ने प्रदान किया। इसके बाद एक था राजा आया, इनका गवर्नर, नीनो डा कुन्हा, नीनो डी कुन्हा बोलते हैं इसे। इसने गोवा को ही केंद्र बना दिया पुर्तगालियों का। और उसके बाद पुर्तगाली भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। इसी ने नाम दिया था पुर्तगालियों को, एस्तादो द इंडिया। पुर्तगालियों का साम्राज्य जाना जाता था एस्तादो इंडिया के नाम से, ये तो आप जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि नाम किसने दिया ये, तो ये नीनो डी कुन्हा ने दिया। मध्यकाल में एक राजा होता है गुजरात का, बहादुर शाह। उसको ही डुबो के मार देते हैं धोखा देकर। गुजरात का होता है।
अंग्रेज, पुर्तगालियों के बाद अंग्रेजों आए, उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी स्थापित की सबसे पहले ही। उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, देखिए लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना की। 1608 में हॉकिंस सूरत आया। ये आया था जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर अकबर के नाम से, लेकिन अकबर की उसमें मृत्यु हो चुकी थी। 1608 में आप जानते हैं कि मध्यकाल भारत में जहांगीर का शासन था और ये आया। तो प्रारंभ में क्या हुआ था, इनको 15 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार दिए गए और 1609 में अनिश्चित समय के लिए। शुरुआत में तो दिया गया, लेकिन 1609 के बाद कहा गया अनिश्चित समय के लिए व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 217 शेयर होल्डर थे। इस तरह के प्रश्न आते नहीं, लेकिन मेमोरी में रहे तो ज़्यादा काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। उसमें एक एलिजाबेथ थी, सब जानते हैं। 1613 में कैप्टन मिडल्टन ने सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित किया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अधिकतर पूछी जाती है एग्जाम में। इसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में कारखाना लगाया था, लेकिन यह गोलकुंडा के सुल्तान ने दी थी। ठीक है, ये गोलकुंडा के सुल्तान ने दी थी मसूलीपट्टनम में। अधिकतर ये लोग गोवा के पुणे की तरफ से आते थे समुद्र व्यापार से, और उस साउथ में ही अपनी इंडस्ट्री स्थापित करते थे। 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की। सेंट जॉर्ज फोर्ट का एक किला बनाया वहाँ पे और स्थापना की। ये पूछा जाता है कि मद्रास की स्थापना किसने की, कलकत्ता की स्थापना किसने की, और ये और पौंडीचेरी की स्थापना किसने की फ्रांसिसियों में। तो ये सब पूछे जाते हैं कभी कभी। 1661 में इनको बॉम्बे प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगालियों की एक लड़की थी राजकुमारी, उससे शादी कर दी अंग्रेज के राजा की, चार्ल्स की, और इनको दहेज के रूप में मिल गया। इसने क्या किया चार्ल्स ने, इसने कुछ पैसों पर वार्षिक नजराना लेकर कि इतना रुपया आप मुझे दे दीजिए 1 साल का, और इस पर आपको मिल जाएगा चीज़ें सारी, तो ये आपको मिल जाएगा। तो इनको बॉम्बे भी मिल गया। बंगाल में पहला कारखाना, देखिए ये बंगाल में जो पहला खाना है, ये मुगल बंगाल में इनका पहला कारखाना कहा जाता है। 1633 में हरिहरपुर बंगाल में स्थापित किया गया, और हुगली में इन्होंने स्थापित किया 1651 में। ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन कभी कभी, तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है एग्जाम में, तो इसलिए हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। और इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी फालतू चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया मैंने। टूटा पॉइंट चीज़ें हैं। 1698 में जैसे दिया है, अजीम उस्सान ने जाट चारनाव को 3 गांव प्रदान किए। ये वहाँ के गवर्नर थे। और 1698 का काल आप जानते हैं औरंगजेब के शासन का काल था। उसमें ये उनके गवर्नर थे वहाँ पे औरंगजेब के, अजीमुस्तान और जॉर्ज चारनाक थे, एक इलाज के लिए आए थे। 3 गांव इनको प्रदान किए। कौन कौन से, सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता। यही कलकत्ता बन जाता है आगे चल के। तो इन तीनों को मिलाकर बनाते हैं कलकत्ता, और वहाँ बनाते हैं फोर्ट विलियम। और इसका प्रथम प्रशासक कौन था, चार्ल्स आयरकूट था। ठीक, आयरकूट था। बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, देख लीजिए, सिंपल चीज़ें। आगे देखते हैं। फिर 1717 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। अब इस समय राजा होता है फर्रुख सियर, अपने चाचा जहांदार शाह की हत्या करके बनता है राजा शासक। ये आप लोगों ने देखा था पहले की क्लास में। 1717 में जॉन सरमान के नेतृत्व में एक दल आता है, जॉन सरमान, और इसी दल में एक डॉक्टर होता है हैमिल्टन। तो ये इस समय बीमार होता है, खांसी खारिश दमा का मरीज तो होता ही है। तो इसको हैमिल्टन से इलाज होता है, तो ये खुश हो जाता है और कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। इन सुविधाओं को देख लीजिए, कभी कभी प्रश्न इन सुविधाओं से संबंधित आ जाते हैं, क्योंकि यूपी का जिस तरह पैटर्न बदल रहा है उस तरह प्रश्न का पैटर्न नहीं बदलेगा। अब वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। 10,000 सालाना पर सूरज के सभी करों से मुक्ति मिलती है। पहली चीज़ देखिए, 10,000 सालाना, ये फैक्ट क्या रखी है, ये फैक्ट जरूर पूछते हैं ये लोग अधिकतर। 10,000 सालाना, और फिर 30,000 सालाना के बदले बंगाल में स्थायी अनुमति दे दी गई है। 30,000 सालाना के बदले बंगाल में स्थायी अनुमति। कंपनी के सिक्कों को वैधता प्रदान कर दी गई, अब वो अपने सिक्के भी बंगाल में चला सकती थी, बंगाल में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अंग्रेज और फ्रेंच को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पे इनके युद्ध होते हैं कुछ। तो अंग्रेजों का डच के साथ युद्ध होगा 1759 में, पिदारा का युद्ध फेमस है, पूछा जाता है अधिकतर। और ये डच पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये इंडोनेशिया चले जाते हैं डच पराजित होकर, अपना वहाँ अपना सूती वस्त्र का काम शुरू करते हैं। फिर अंग्रेज और फ्रेंच आते हैं। अंग्रेजों में आयरकूट होता है, और फ्रेंच में एक होता है लली, फ्रेंच गवर्नर होता है लली, उसको ये पराजित करता है और वांडीवास के युद्ध में, और इनका भी शक्ति खत्म हो जाती है इनकी।
ये अपने पुर्तगाली वाले क्षेत्र में, वो जो पौंडीचेरी वाला क्षेत्र होता है ना, उसमें ये सीमित हो जाते हैं फ्रेंच। मतलब साउथ इंडिया में सीमित हो जाते हैं, बंगाल से इनका पूरा खाना पीना उड़ जाता है। डचों को देख लेते हैं थोड़ा, कभी कभी डचों से आता है, जो कम फेमस आए हैं यूरोपीय उनसे। तो 1602 में ये भारत आए। 1600 में तो अंग्रेज आ गए, उसके बाद डच आ गए। 1605 में पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में, बादर हेग द्वारा। ये पूछा था किसने स्थापित की, तो बादर हेग ने स्थापित की थी, ये याद रखिएगा। फिर 1611 में, 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की इन्होंने। फिर 1653 में चिंसोरा बंगाल में, क्योंकि बंगाल में इन्होंने बेदारा युद्ध में पराजित हुए थे इसीलिए, ठीक है। और 1663 में इन्होंने कोचीन में स्थापित की। बस वही साउथ में चले गए है इंडोनेशिया। फिर डेनमार्क आया भारत में 1616 में। इन्होंने टैकोबार, जो एक जगह है तमिलनाडु में, 1620 में वहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद फ्रांसीसी आए, जो अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन भी थे। उसमें नेपोलियन आ चुका था बाद में वहाँ पे, इनके बाद आगे वाले समय में, और दुश्मनी इनसे काफ़ी हो गई थी यूरोप वालों से, ब्रिटेन वालों से। फ्रांसीसी लुई 14 के समय एक वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। पूरब में था ना भारत, इसलिए ईस्ट इंडिया लिखते थे। 1664 में स्थापना की। 1667 में एक फ्रांसिस कैरो गवर्नर था, वो भारत आया और उसने सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित की। कब स्थापित की? 67 में आया, तो 67 में स्थापित नहीं की, 68 में स्थापित की है। 1659 में मसूलीपट्टनम में कारखाना इन्होंने स्थापित किया अपना। 1669 में, 1669 में। फिर 1673, 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने पुडुचेरी की स्थापना की, पौंडीचेरी की स्थापना की। ठीक, फ्रैंको मार्टिन ने, ये पूछा जाता है। तो फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी 1639 में, ठीक है। 1690 में चंद्रनगर बंगाल में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। 1690 में चंद्रनगर बंगाल में, ठीक। 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बन के भारत आया, और उसके समय में ही कर्नाटक के युद्ध होते हैं तीन। एक उसी में तीन संधियाँ पूछी जाती हैं, ला सापेल की संधि है, सूरत की संधि है, और एक पेरिस की संधि है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये अभी आएगा नीचे, ये दिख रहा होगा मुझे लगता है आपको। तो कर्नाटक के कुल तीन युद्ध हुए, ये पूछे जाते हैं। और इसी तरह पूछे जाते हैं कि पहले कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि के तहत पहला कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ, या पूछा जाएगा तीसरी संधि के समय किस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, या फिर फ्रांसीसियों का अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था, और किस कारण से हुई, और कौन संधि थी, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740-48 में, ये ला सापेल की संधि हुई और ये समाप्त हो गया। क्या हुआ था कि फ्रांसीसियों ने क्या किया था कि ब्रिटेन वालों, जो अंग्रेज थे वहाँ पे ब्रिटेन में, वहाँ उनके कुछ सैन्य जहाज़ों पर हमला कर दिया था, भिड़ंत हो गई थी। तो वहीं वहाँ युद्ध शुरू हुआ, तो भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, तो वहाँ पे भी युद्ध शुरू हो गया। और फिर बाद में जब वहाँ संधि हुई, ला सापेल जगह है फ्रांस में, तो वहाँ जब संधि हो गई, उसके बाद यहाँ पे भी संधि हो गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, पौंडीचेरी की संधि होती है इसमें। ये कर्नाटक के नवाब होते हैं चंदा साहब, उनके सहयोग से डुप्ले का सहयोग मांगते हैं वो, तो अंग्रेज दूसरे जो उनके भाई होते हैं वो दूसरा सहयोग मांगते हैं, तो वही उत्तराधिकारी के लिए होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध भी इसीलिए होता है, और चंद्रनगर पर इनका अधिकार हो जाता है, इनका अंग्रेजों का। और ये खत्म होता है पहले संधि से। महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे? संधियाँ, कि किस संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। तो प्रथम युद्ध जो है लासापेल की संधि से हुआ, द्वितीय युद्ध पौंडीचेरी, और तृतीय युद्ध पेरिस की संधि, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। अंग्रेजों की बंगाल विजय अब देखते हैं। अब तो सारी चीज़ें हो गई। पांडिचेरी में उनको हरा दिया पेरिस संधि के द्वारा, फ्रांसीसियों को भी देखा ही था आपने वांडीवास के युद्ध में, और बेदारा के युद्ध में डच भी खत्म हो गए। डेनमार्क वालों ने अपनी ही कंपनियां जो हैं इनको बेच दी अंग्रेजों को, और चले गए बाहर। और पुर्तगालियों ने अपना व्यापार का केंद्र जो बना लिया, ब्राज़ील की तरफ ध्यान देने लगे, ब्राज़ील की तरफ। आगे देखते हैं हम लोग। 1727 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र बना लिया था। मैंने बताया था आपको कि 1722 में शहादत उल मुल्क ने अवध को, 1724 में हैदराबाद को चिंगलीज खान ने, और 1727 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को
स्वतंत्र राज का दर्जा दे दिया। 1740 की घटना है। इसका उत्तराधिकारी होता है सरफराज, इसको हरा देता है अलीवर्दी खान जो सेनापति होता है और नवाब बनता है। इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की, किस बंगाल के नवाब ने, तो अलीवर्दी खान ने। 1756 में इसका नाती होता है, इसकी कोई औलाद नहीं होती, तो बेटे के पुत्र सिराजुद्दौला इसका नाती होता है, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। ये तो इसके विरुद्ध बहुत लोग का षड्यंत्रों से घिरा रहता था ये, कि सब लोग चाहते थे कि हम बने। इनकी मौसी थी घसीटी बेगम इसी की, वो चाहती थी कि हमारे घर के लोग बने नवाब। सेनापति मीर जाफ़र था, वो भी चाहता था, जैसे अलीवर्दी खान सेनापति था वो भी चाहता था कि मीर जाफ़र भी चाहता था कि हम नवाब बने। और कुछ वहाँ के जो व्यापारी थे जैसे जगत सेठ, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, ये राय दुर्लभ और राजवल्लभ तो उड़ीसा की तरफ थे, कुछ बिहार में थे और बंगाल में थे। उस समय बिहार बंगाल उड़ीसा एक ही क्षेत्र माना जाता था। तो कुछ घटनाक्रम घटता है और उस घटनाक्रम के में सिराजुद्दौला कहता है कि आप ऐसा है, जो उनका फोर्ट विलियम होता है उस पर आप किलेबंदी नहीं करेंगे। और ये अंग्रेज लोग मानते नहीं, किलेबंदी कर लेते हैं, तो ये गुस्सा आ जाता है, तो वहाँ पे आक्रमण कर देता है और कलकत्ता का नया नाम रखता है अलीनगर। तो जो फरवरी में एक संधि होती है, फरवरी 1757 में, वो अलीनगर की संधि होती है। तो कलकत्ता का नया नाम अलीनगर होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद बातचीत हो जाती है, तो क्लाइव आता है और सब समझौता करता है। तो प्लासी का युद्ध शुरू होता है 23 जून 1757 को। आम का बगीचा होता है गंगा नदी किनारे, है ना, प्लासी। फोर्ट विलियम पर कब्जा करते हैं, किले बंद। पहले पूछा जाता था कि किस आप प्लासी का युद्ध किस जगह हुआ था, कौन सी चीज़ें थी, तो आम का बगीचा लोग लिखते थे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बुद्धि का स्तर जो है आयोग का भी और बच्चों का बढ़ गया है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ है, फोर्ट विलियम पर कब्जा किलेबंदी के विरुद्ध। ठीक। कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा देखिए लिखा है ना। तो फोर्ट विलियम पर जो कब्जा होता है अलीनगर रखा होता है। अलीनगर की संधि देखी हुई है बाद में क्लाइव के द्वारा, ये हुई है फरवरी 1757 में। बाद में क्लाइव कहता है कि आपने फ्रांसिस से कुछ घपला घपलप की है, षड्यंत्र रचा हमारे विरुद्ध। एक ब्लैक होल की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। कुछ लोग कहते हैं कहानी है। करीब 123 लोगों को, करीब करीब 123 लोगों को एक कोठरे में बंद करके रख देता है, ये कहते हैं ऐसा अंग्रेज। और इसमें एक आदमी बचता है हॉलवेल सिर्फ। ये कहानी बताता है कि हम लोग थे 123 लोग, उसमें से हम बचे 122 लोग मर गए, दम घुटने से मर गए। फिर उसके बाद घटना घटती है, प्लासी युद्ध होता है और सिराज मारा जाता है। और फिर मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है। मीर जाफ़र को क्लाइव का गधा कहा जाता था। मीर जाफ़र देखिए लिखा भी है। मीर जाफ़र को क्लाइव का गधा कहा जाता था क्योंकि ये कहना मानता था, जो कहते थे कि दे दिए, 2 करोड़ रुपए दे दिए और भी ज़मीन जागीरदारी दे दी, तो सब चीज़ें थी। इसके बाद मीर कासिम भाई, वो भी चाहता था, तो ये भी इसको नवाब बनाते हैं। मीर कासिम कुछ मांग करता है क्लाइव से, कहता है क्लाइव, कहता है मीर जाफर भाई आपको सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं देने के लिए, जब कुछ आएगा तभी तो दूंगा। लेकिन ये लोग मानते नहीं अंग्रेज। क्लाइव लालच होता है, लालची होता है, क्लर्क से बना होता है गवर्नर, तो लालची तो होते ही हैं। और उसके बाद फिर मीर कासिम को ये लोग राजा बना लेते हैं और इसको अबदस्त कर देते हैं। मीर कासिम थोड़ा स्मार्ट टाइप का व्यक्ति होता है, तो ये क्या करता है, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। पहले मुर्शिदाबाद होती है, अब मुंगेर हो गई। और एक कर लगाता है खिचड़ी जमा नाम का, बकाया राजस्व वसूली के लिए कर होता है खिचड़ी जमा। क्या होता है कि एक दस्तक होता है, अंग्रेज एक दस्तक नाम की चीज़ यूज करते होते हैं। क्या कहते हैं, जो इनको कर देना नहीं होता था अंग्रेजों को, इनको तो व्यापारिक अधिकार फ्री के मिले हुए थे। कुछ रकम के हिसाब से आपने पढ़ा था भी, है ना, फरूख सिंह ने दिए थे, आगे भी कुछ लोगों ने दिए। तो दस्तक नाम का एक उसका ये फ़ायदा उठाते थे अंग्रेज लोग। और जो भारतीय व्यापारी होते थे उनका सामान भी अपनी गाड़ियों में रख लेते थे, और अब राजस्व नहीं मिलता था इसको। तो उसने खिजी जमा नामक कर लगाया भारतीयों पर। अब ये फिर ये बिगड़ गए, फिर उन्होंने मीर जाफ़र को बना दिया, कहते ये तो हमारी सुनता ही नहीं है, तो मीर जाफ़र फिर आ गया। तो पहली क्रांति, दूसरी क्रांति, तीसरी क्रांति कहते हैं, ठीक। ये बंगाल की पहली क्रांति बोली जाती है। अगर कभी प्रश्न आ जाए पहली क्रांति कौन है, तो बंगाल की पहली क्रांति ये है, बंगाल की पहली क्रांति, ठीक। ये बंगाल की पहली क्रांति है, ये बंगाल की दूसरी क्रांति है, ये है बंगाल की दूसरी क्रांति,
और ये बंगाल की तीसरी क्रांति हो गई, ठीक है। इसके बाद मीर जाफ़र को बना दिया था। मीर जाफ़र बनने के बाद क्या होता है कि मीर कासिम भाग के जाता है सुजाओ के पास, सुजा के पास। सुजा उद्दौला जो अवध का नवाब होता है, सुजा, नाम इसका सुजा ही होता है। अधिकतर जितने भी नवाब हुए हैं वहाँ पे, वो अधिकतर दौला होते हैं। सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, आसफुद्दौला, जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला, है ना। तो बक्सर का युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है इसी तरह। ये भी फेमस है, इसकी डेट फेमस है बस, 22 अक्टूबर 1764 को। गवर्नर होता है वेंसिटर्ड, 1760-65 में। पूछ लेते हैं कब फेमस है, तो ये पूछा जाता है, आज तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं। तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन होता है? वेंसिटर्ड होता है, 1760 से 65 के बीच में। लाइव चला जाता है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध ये लोग एक गुट बनाते हैं अपना। मीर कासिम होता है इसमें, जो पूर्व बंगाल का नवाब होता है। सुजाउद्दौला होता है अवध का नवाब, और सहारम द्वितीय होता है, ठीक। ये मुगल बादशाह होता है, आप जानते ही हैं। बादशाह, ठीक है। ये मुगल बादशाह होता है। ये लोग इतने मूर्ख होते हैं कि सेनापति भी अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेज को ही बनाते हैं, कार्नक को। और अंग्रेज सेना का सेनापति कौन होता है? हेक्टर मुनरो। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, तो इनको याद करना जरूरी है, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है इसका। इसके बाद युद्ध होता है, अंग्रेज विजयी होते हैं। और विजयी होने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। शुजा के साथ करता है संधि, और एक संधि करता है मुगल बादशाह सहारम द्वितीय के द्वारा। क्या क्या संधि होती हैं, देखिए, देखते हैं हम लोग। पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765। इनकी तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं, 12 और 16 अगस्त 1765, याद रखिएगा, ठीक। अक्टूबर में तो युद्ध ही हुआ था। पहली संधि होती है क्लाइव और शाह आलम के मध्य। इसी बीच मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी है। उसका पुत्र राजा बन चुका है, मीरन, एक राजा होता, मीरन होता है मीर जाफर का बेटा। उसको राजा बना दिया जाता है, ठीक। बंगाल का नवाब वो होता है। मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी होती है। तो क्या कहता है शाह आलम, इसको देता है बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दे देता है। कहता है कि ठीक है, आपको हम बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी देते हैं, अब आप राजस्व वसूलिए। राजस्व का मतलब है कि सर्वे सर्वा हो गई अब कंपनी। अब पैसा आ गया तो पैसा आ गया, और सर्वे सर्वा तो है ही। इसके बाद कहानी चलती है दूसरी, 16 अगस्त 1765 को। इसमें कहानी होती है सुजाउद्दौला के साथ। अंग्रेज बड़े चालाक होते हैं। तो सुजाउद्दौला कहता है कि बना गाजीपुर और बनारस दे देता है इनको। और अब बनारस का कौन देखेगा, तो बलवंत सिंह को राजा बना लेते हैं। बलवंत सिंह के पास महीप सिंह बनता है एक राजा, जो बलवंत सिंह को ऐसा नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह राजा बनते हैं आगे चल के धीरे धीरे। तो ये ऐसी तरह इन्होंने रियासतें बना दी। पहले तो क्या था कि देखिए, पहले बिहार बंगाल उड़ीसा एक अलग थे, फिर इनको अलग कर दिया और रियासत बनी। इस तरह बनारस मिला, गाजीपुर पहले अवध के अंतर्गत आते थे, अब ये इसको भी रियासत का रूप दे दिया। इसीलिए तो 400 565 रियासतें तो थी, इसी तरह इन्होंने बना दी। और सब छोटे छोटे, कोई कोई रियासत तो 500 मीटर के दायरे में थी। 500 मीटर में रियासत बनी है, 200 मीटर में रियासत बनी है। जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले होते हैं ना, वैसे वहाँ रियासतें बांटी थी अंग्रेजों ने। जाओ तुम राजा हो, तुम राजा हो, तुम राजा हो। तो ये चीज़ें थी। इसके साथ ही बंगाल में द्वैध शासन शुरू होता है। 1765 से 72 चलता है। क्लाइव स्टार्ट करता है, देखिए लिखा है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरुआत की गई। और उसको समाप्त किसने किया, मैंने एक साथ लिख दिया है, समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 से। ये 1772 से क्या था, गवर्नर होता बंगाल का। उसके बाद बंगाल का गवर्नर बना लिया जाता है, गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल होता है। और सबसे लंबे समय तक भारत का गवर्नर जनरल यही रहता है बंगाल का। 1772 से 85 तक, मान लीजिए 72 से 73, तो 73 तक तो ये रहता है सिर्फ गवर्नर। उसके बाद 73 से 85 तक, 1773 से 1785 तक रहता है ये बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है। इन्होंने दो कार्य किए अंग्रेजों ने, देखिए, दीवानी और निजामत।
राजा वसूली का कार्य और प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य तो राजा को दे दिया, उसमें कोई फ़ायदा नहीं था, और दीवानी जिसमें पैसा था उसमें इन्होंने लिया। और इन्होंने 3 दीवान नियुक्त किए कि जो वसूली करें। एक तरह से ज़मींदारी व्यवस्था को इन्होंने शुरू किया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि सिताब राय कहाँ का नवाब था, नायब दीवान राजा कहाँ का था, राय दुर्लभ कहाँ था। तो राय दुर्लभ हैं तो उड़ीसा में है, सिताब राय बिहार, रजा खां बंगाल का। रजा खां को ही नायब नवाब भी बना दिया गया। बंगाल को ज़्यादा पकड़ में रखना था इन लोगों को, इसलिए। इसके बाद क्लाइव ने सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की है। सोसाइटी फॉर ट्रेड की, इसमें क्या किया इसने, जो कंपनी के लोग होते थे ना, जो उनके कर्मचारी होते थे वो निजी व्यापार करते थे, उस पर रोक लगा दी। तो वाइट रिवोल्ट भी किया था, एक श्वेत विद्रोह भी हुआ था इसके समय में, अंग्रेजों ने इसमें विद्रोह कर दिया था। तो वाइट रिवोल्ट अगर आ जाए तो ये सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना के बाद ही हुआ है, क्लाइव के समय। एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। तो जेम्स रेनल था, 1767 में जेम्स रेनल था। तो ये थी आज की क्लास। इसके बाद क्लास समाप्त होती है। आपने देखा कि इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल को लेकर चलेंगे, और गवर्नर जनरल के माध्यम से इतिहास को समझेंगे कि कैसे इतिहास बढ़ता चला गया, क्योंकि इसके बाद जो घटनाक्रम है वो गवर्नर जनरल से बनता है। क्योंकि गवर्नर जनरल आएंगे, जैसे क्लाइव आया है, इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आएगा। वारेन हेस्टिंग्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉर्नवालिस को, फिर वेलेजली आ जाएगा कॉर्नवालिस के बाद। इस तरह हम लोग पढ़ते चले जाएंगे आगे। और फिर इसके लिए बस इतना ही आज के लिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।